फिल्म की शुरुआत समुद्र के ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ते एक बड़े विमान से होती है। बाहर मौसम बेहद खराब है। विमान के अंदर एक लड़की मशीन गन पकड़े बैठी है। तभी अचानक जोरदार तूफान आता है, विमान हिलने लगता है और कंट्रोल खो देता है। कुछ ही पलों बाद विमान सीधे समुद्र में गिरकर क्रैश हो जाता है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। एक खूबसूरत द्वीप का किनारा दिखाई देता है। कुछ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। यहीं हमारी मुलाकात जेरी से होती है, जो एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर है। जब वह पानी से बाहर आता है तो उसका बॉस उसे देर करने के लिए डांटता है। जेरी को गुस्सा आ जाता है और वह बॉस को धक्का देकर पानी में गिरा देता है। फिर हम सैम को देखते हैं, जो जेरी की गर्लफ्रेंड है। वह एक टूर गाइड है और पर्यटकों को शहर के बारे में जानकारी दे रही है। काम खत्म होने के बाद सैम उस जगह जाती है जहां वह जेरी के साथ रहती है। वहां जेरी अपनी नाव से पानी निकाल रहा होता है। दोनों इस समय बहुत पैसों की तंगी में हैं। सैम जेरी के पास आती है। जेरी उसे बताता है कि वह समुद्र में छिपे खजाने की तलाश करना चाहता है। वह बताता है कि पिछले तूफान के बाद एक गोताखोर को समुद्र में एक पुरानी सोने की चीज मिली थी और वह अमीर बन गया। जेरी को उम्मीद है कि इस बार उसकी किस्मत भी बदलेगी। इसी दौरान पानी निकालते समय जेरी को चोट लग जाती है। सैम दौड़ कर आती है, मुस्कुराती है और कहती है कि वह जेरी के साथ खुश है, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों ना हो, यहाँ तक कि एक जंग लगे स्कूटर पर ही क्यों ना घूमना पड़े। तभी पास से एक लग्जरी यॉट गुजरती है। उस पर खड़ा एक आदमी जोर से जेरी का नाम लेता है। सैम उसकी शानदार नाव की ओर इशारा करती है। वह आदमी जॉर्ज होता है। जॉर्ज बताता है कि वह भी उस तूफान के बाद से गहरे समुद्र में अपनी नाव ले जा रहा है ताकि कोई खजाना मिल सके। वह जेरी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहता है। जेरी सोचता है और फिर कुछ शर्तों के साथ हाँ कहता है। एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो भी मिलेगा वह 50-50 बांटा जाएगा। जॉर्ज को ये शर्तें पसंद नहीं आती और वह अपनी नाव लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेरी और सैम स्कूटर पर जा रहे होते हैं। जेरी सैम से कहता है कि वह फिर से किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। पहले वह जॉर्ज के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन अमीर सिर्फ जॉर्ज ही बना। सैम मुस्कुराकर कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जेरी से वैसे ही प्यार करती है जैसा वह है। अगले दिन कहानी में नए किरदार आते हैं। डेरेक और उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा। वे भी उसी द्वीप पर घूमने आए हैं। डेरेक और जेरी बचपन के दोस्त होते हैं और इतने साल बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। डेरेक, जेरी, सैम और अमांडा साथ में घूमने निकलते हैं। डेरेक उन्हें एक शानदार घर दिखाता है। वह बताता है कि उसने एक अपराधी क्लाइंट को जेल से बाहर निकलवाया था और बदले में उस आदमी ने उसे कुछ दिनों के लिए यह समुद्र किनारे वाला घर रहने को दिया है। इतना ही नहीं, घर के साथ एक प्राइवेट नाव भी मिली है। यह सुनकर जेरी की आंखें चमक उठती हैं। यही तो उसे चाहिए था, गहरे समुद्र में खजाने की तलाश के लिए एक बढ़िया नाव। इसके बाद चारों लोग नाव लेकर समुद्र में निकलते हैं। नीला पानी, खुला आसमान और आजादी का एहसास। वे गहरे पानी में रुकते हैं, स्कूबा गियर पहनते हैं और गोता लगाते हैं। नीचे पानी में सब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जेरी की घड़ी उसके हाथ से फिसलकर नीचे गहराई में गिर जाती है। वह सैम से कहता है कि उसका मास्क और फ्लिपर्स पकड़ ले। वह अपनी घड़ी लेने जा रहा है। बिना सोचे समझे जेरी फिर से नीचे गोता लगाता है। वह घड़ी खोजते खोजते गहराई में पहुंच जाता है। तभी उसका हाथ एक भारी काले पत्थर से टकराता है। वह उस पत्थर को उठाकर ऊपर ले आता है। नाव पर वह सबको दिखाता है और कहता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। पुराने जमाने में ऐसे पत्थर निशान के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। यह किसी बड़े खजाने की ओर इशारा हो सकता है। वह सबको फिर से नीचे गोता लगाने को कहता है। चारों दोबारा पानी में उतरते हैं। नीचे उन्हें कुछ टूटे फूटे पुराने सामान मिलते हैं। वे उन्हें एक एक करके ऊपर लाने लगते हैं। तभी जेरी को एक पुराना खंजर दिखाई देता है। उसका म्यान सोने का होता है और हत्थे पर चमकते हीरे जड़े होते हैं। जेरी उसे ऊपर लाकर कहता है कि यह कोई मामूली खंजर नहीं है, यह पूरी तरह सोने का बना है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। अब सबकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। सब लोग फिर से समुद्र में गोता लगाते हैं। इस बार जेरी को नीचे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वह ध्यान से देखता है तो उसे एक टूटा हुआ विमान नजर आता है। वही विमान जो कहानी की शुरुआत में तूफान के दौरान समुद्र में गिरा था। चारों लोग उस विमान की तरफ तैरते हैं। अमांडा सबसे पहले अंदर झांकती है और जैसे ही वह एक लाश देखती है, घबरा जाती है। समय और पानी की वजह से उस शव का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका होता है। डर के मारे अमांडा तुरंत ऊपर नाव की तरफ लौट जाती है। वहीं जेरी, डेरेक और सैम विमान के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें कई लाल रंग के पैकेट दिखाई देते हैं। डेरेक एक पैकेट फाड़ देता है और उसमें से सफेद पाउडर निकलता है। वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण पाउडर नहीं बल्कि कोकीन है। पूरा विमान इन्हीं पैकेट्स से भरा होता है। डेरेक एक पैकेट उठाकर नाव पर ले आता है। थोड़ी देर बाद सैम उस पैकेट को देखती है और बिना सोचे उसे समुद्र में फेंकने लगती है। डेरेक उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी जेरी वहां पहुंचता है। वह कुछ नहीं कहता, बस सोने वाला खंजर निकालता है, पैकेट को काटता है और पूरी कोकीन समुद्र में बहा देता है। उस रात सब लोग बैठकर बातें करते हैं। डेरेक जेरी से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता
लगता है कि समुद्र में कोई खजाना छिपा हो सकता है। सैम कहती है कि बड़े तूफान अक्सर अपने साथ चीजें बहा कर लाते हैं, कभी मलबा, कभी रहस्य और कभी खजाना भी। जेरी बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ बहुत जोरदार तूफान आया था। ऐसे तूफान समुद्र की तलहटी को हिला देते हैं, जिससे दबे हुए रहस्य बाहर आ जाते हैं। कभी कभी समुद्र चीजों को बहुत दूर तक ले जाता है। सैम कानून की बात बताती है कि अगर कोई पुराना खजाना या ऐतिहासिक चीज मिलती है तो उसे कानूनी तौर पर क्लेम करना पड़ता है। फिर वे उस विमान और उसमें मिली लाश की बात करते हैं। डेरेक जल्दी से कह देता है कि वह कोई मिशन विमान नहीं था, बल्कि सीधे ड्रग डीलर्स का था। वह सबको समझाता है कि अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। सैम को चिंता होती है। वह कहती है कि उस जगह पर दोबारा जाना आसान नहीं होगा। मलबा हटाने के लिए सही उपकरण और एक मजबूत नाव चाहिए। जेरी कहता है कि डेरेक एक आदमी को जानता है, बैजल, जो पैसों का इंतजाम कर सकता है। सब लोग तय करते हैं कि अभी किसी और को कुछ नहीं बताएंगे और फिलहाल उस विमान के पास नहीं जाएंगे। अगले दिन वे सब एक मरीन सप्लाई शॉप जाते हैं। दुकानदार उन्हें पूरा सेटअप दिखाता है और कीमत बताता है $30,000। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। डेरेक बताता है कि वह अपनी पिछली डील में सब कुछ खो चुका है और पूरी तरह टूट चुका है। अगले दिन वे जैसे तैसे कुछ सामान खरीदते हैं और फिर से समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। जेरी और डेरेक नीचे जाकर मलबा हटाने की कोशिश करते हैं। इस बीच अमांडा चुपके से फिर से विमान के अंदर चली जाती है। वह और अंदर जाती है और तभी खतरा हो जाता है। उसकी ऑक्सीजन टंकी की नली कहीं कट जाती है। उधर जेरी और डेरेक ऊपर सामान भेज रहे होते हैं। तभी जेरी पूछता है कि अमांडा कहाँ है। डेरेक घबरा जाता है। उसे लगता है कि अमांडा जेरी के साथ है। जेरी समझ जाता है कि अमांडा फिर से विमान में चली गई है। वह बिना समय गंवाए एक अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर उठाता है और तेजी से विमान की तरफ तैरता है। विमान के एक कोने में जहां थोड़ी हवा बची होती है, वह अमांडा को सांस के लिए तड़पते हुए देखता है। जेरी उसे चुपचाप पकड़ता है और ऊपर नाव पर ले आता है। बिना कुछ कहे वह सबका मिशन रोक देता है और सब वापस लौट आते हैं। अब समुद्र से लाया गया सारा सामान साफ किया जा रहा होता है। एक चीज केमिकल से निकलते ही सबकी नजर उस पर टिक जाती है। वह एक अजीब सी बहुत पुरानी बंदूक होती है। उस पर कुछ लिखा होता है। अमांडा ध्यान से देखती है और बताती है कि वह रोमन भाषा का शब्द है। डेरेक हैरान होकर पूछता है कि क्या यह किसी रोमन जहाज का मलबा हो सकता है। जेरी सोचता है और कहता है कि यह किसी लुटेरे या समुद्री डाकू से जुड़ा हो सकता है। तभी उन्हें एक और चीज मिलती है, एक बहुत पुरानी चांदी की घंटी। उस पर एक नक्शा बना होता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह नक्शा बिल्कुल उसी जगह का होता है जहां वे खड़े होते हैं। अब रहस्य और गहरा हो जाता है। सैम एक किताब खोलती है और उसमें से एक हिस्सा पढ़ती है। उसमें सिल्वर 4920 और एक खतरनाक समुद्री डाकू डेल्मस थॉमस का जिक्र होता है। सैम बताती है कि वह पहले एक गुलाम था, लेकिन बाद में समुद्र का सबसे खतरनाक समुद्री डाकू बन गया। डेरेक मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या उन्हें उस समुद्री डाकू के खजाने का कोई सुराग मिल गया है। जेरी गंभीर हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं लगता यह सिर्फ एक समुद्री डाकू की कहानी है। वह बताता है कि यह दरअसल एक बहुत अमीर फ्रेंच व्यापारी एशवैक की कहानी हो सकती है। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसने अपना सारा सोना चांदी और गहने एक जहाज में भरकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में डेल्मस थॉमस ने उस पर हमला कर दिया। यह सुनते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। डेरेक उत्साह से पूछता है कि आज के समय में उस खजाने की कीमत कितनी होगी। जेरी जवाब देता है $1000 करोड़। वह कहता है कि अगर यह खजाना मिल गया तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगली सुबह जेरी अमांडा को फिर से डाइव करने से रोक देता है। इसके बाद चारों लोग मेटल डिटेक्टर लेकर समुद्र में उतरते हैं और चारों तरफ खोज शुरू करते हैं। अचानक मशीन हल्के कंपन के साथ बीप करने लगती है। लगता है जैसे खजाने का असली रास्ता खुलने वाला हो। पानी के नीचे वे सब मशीनों से रेत हटाने लगते हैं। ऊपर नाव पर अमांडा अकेली होती है। वह चुपचाप नक्शे पर उस जगह की लोकेशन नोट कर रही होती है, हर छोटा बड़ा निशान बहुत ध्यान से। उधर नीचे जेरी और डेरेक को एक बहुत बड़ा पुराना तोप मिलता है। वह साफ तौर पर उसी जहाज का हिस्सा लगता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। तोप इतनी भारी होती है कि उसे ऊपर लाने के लिए रस्सियों और प्लान की जरूरत पड़ती है। उसी समय नाव पर अमांडा दूर से कोस्ट गार्ड की पुलिस बोट को उनकी तरफ आते देख लेती है। नीचे पानी में सैम भी खतरे को भांप लेती है। सबके चेहरों पर टेंशन साफ दिखने लगती है, क्योंकि अगर पुलिस ने उन्हें समुद्र से चीजें निकालते पकड़ लिया तो सब कुछ जब्त हो सकता है। जेरी, डेरेक और सैम पानी के नीचे ही रुक जाते हैं, पुलिस के जाने का इंतजार करते हैं। तभी एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। जेरी की घड़ी बीप करने लगती है, जो बताती है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें वह भारी तोप वहीं छोड़नी पड़ती है। जैसे ही वे हवा छोड़ते हैं, अचानक डेरेक का हाथ तोप के नीचे फंस जाता है और वह उसके साथ नीचे की ओर गिरने लगता है। तोप जोर से समुद्र की तलहटी से टकराती है और डेरेक का हाथ उसके नीचे दब जाता है। उधर ऊपर पुलिस उनकी नाव की तलाशी ले रही होती है। अमांडा चुपचाप बैठी रहती है ताकि किसी को शक न हो। नीचे पानी में डेरेक की ऑक्सीजन कम हो रही होती है और तोप को उठाना नामुमकिन लगता है। आखिरकार जेरी और सैम पूरी ताकत लगाकर तोप को थोड़ा उठाते हैं और बड़ी मुश्किल
मुश्किल से डेरेक का हाथ बाहर निकालते हैं। तीनों जैसे तैसे नाव तक पहुंचते हैं। सब थके हुए होते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। पुलिस को नाव पर कुछ भी नहीं मिलता और वे वहां से चले जाते हैं। उसी रात चारों लोग एक नाइट क्लब में होते हैं। चारों तरफ तेज म्यूजिक, चमकती लाइटें और नाचती भीड़। अमांडा बेफिक्र होकर डांस कर रही होती है। तभी जेरी का एक पुराना दोस्त उसके पास आकर चेतावनी देता है कि कुछ अजनबी लोग उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वे इस द्वीप के नहीं लगते और मामला गड़बड़ है। इसी बीच डेरेक का क्लब में एक लोकल गुंडे से झगड़ा हो जाता है, लेकिन जेरी उसे वहां से खींचकर बाहर ले आता है और समझाता है कि उन्हें अभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। वह याद दिलाता है कि उनका असली मकसद खजाना ढूंढना है। अगली सुबह जब वे दोबारा समुद्र में उतरते हैं तो देखते हैं कि उनकी नाव के पास एक और अनजान नाव खड़ी है। जेरी और डेरेक एक दूसरे को देखते हैं। अब साफ हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और खेल अब और भी खतरनाक हो चुका है। जब वे वापस नाव पर लौटते हैं तो देखते हैं कि दो अजनबी उनकी नाव पर चढ़ चुके हैं। जेरी और डेरेक बिना देर किए उन पर टूट पड़ते हैं। नाव पर जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार दोनों घुसपैठिए हार मानकर अपनी नाव में भाग जाते हैं। भागते समय उनमें से एक का बैज गिर जाता है। जेरी जब उसे उठाकर देखता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। जेरी वह बैज उठाकर ध्यान से देखता है। उस पर लिखा नाम देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह समझ जाता है कि यह आदमी जॉर्ज की पुरानी टीम में से एक था। जेरी सीधे जॉर्ज के पास जाता है और उसे बैज दिखाता है। जॉर्ज हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसकी कंपनी में बहुत लोग काम कर चुके हैं। उसे हर किसी का नाम याद नहीं रहता। फिर वह जेरी को घूरते हुए कहता है कि उसके पास पैसा है, ताकत है और वक्त भी, लेकिन जेरी के पास क्या है? सिर्फ एक सपना। यह कहकर जॉर्ज वहां से चला जाता है। शाम को टीम फिर से बैठकर प्लान बनाती है। जेरी परेशान होकर कहता है कि उनके पास न तो सही इक्विपमेंट है और न ही पैसा। ऐसे में वे खजाना नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी डेरेक एक खतरनाक सुझाव देता है। वह कहता है कि विमान में जो कोकीन के पैकेट हैं उन्हें बेचकर वे पैसा जुटा सकते हैं। वह चेतावनी देता है कि अगर देर हुई तो जॉर्ज के लोग सब कुछ हथिया लेंगे और शायद सैम भी जेरी को छोड़ दे। जेरी इस बात से साफ इनकार कर देता है। उसी रात डेरेक चुपके से अमांडा के कमरे में जाता है और उसे सारी बात बता देता है। दोनों मिलकर एक गलत फैसला लेते हैं। उसी रात वे फिर से उस जगह जाते हैं। डेरेक पानी में गोता लगाता है और विमान से कोकीन का पैकेट निकाल लाता है। अगले दिन डेरेक सीधे नाइट क्लब के मालिक प्रेम से मिलने जाता है, जो इस द्वीप का खतरनाक गैंगस्टर है। कुछ समय बाद जेरी को एक कॉल आती है। डेरेक उसे मिलने बुलाता है। जब जेरी वहां पहुंचता है तो देखता है कि प्रेम, डेरेक और अमांडा पहले से मौजूद हैं। उनके साथ कई आदमी भी होते हैं। प्रेम गुस्से में पूछता है कि किसने उसका माल चुराया और फिर उसी के पास लाकर रखा। वह बैग खोलता है, अंदर वही कोकीन होती है। जेरी समझ जाता है कि मामला अब बहुत आगे निकल चुका है। प्रेम को कोई सफाई नहीं चाहिए। वह बंदूक निकालकर जेरी के सिर पर तान देता है। जेरी किसी तरह समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें बस कुछ पैकेट मिले थे। प्रेम सुनने को तैयार नहीं होता। आखिर प्रेम कहता है कि $3000 दो, तब वह चुप रहेगा। मजबूरी में जेरी पैसे देता है। जाते जाते प्रेम धमकी देता है कि अगर उसका सारा माल वापस नहीं आया तो वह जेरी के सबसे करीबी इंसान को मार देगा। जब सैम को पता चलता है कि जेरी का नाम ड्रग्स के चक्कर में आ गया है तो वह साफ कह देती है कि वह इस रास्ते पर उसके साथ नहीं चल सकती। इधर प्रेम अपने पैसों से एक हाई टेक बोट और महंगा इक्विपमेंट तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ जेरी हार नहीं मानता। वह अपनी नाव के पीछे लगे मशीनों से समुद्र की रेत हटवाता है। तेज पानी की धार से रेत उड़ने लगती है और आखिरकार पूरा जहाज साफ दिखाई देने लगता है। जेरी, डेरेक और सैम मिलकर खोज शुरू करते हैं। उन्हें एक पुरानी घंटी मिलती है जिस पर SS ऑरा लिखा होता है। अब उन्हें सबूत मिल जाता है कि यही वही जहाज है। वे कानूनी तौर पर इस खजाने पर दावा कर सकते हैं। जेरी फैसला करता है कि कोकीन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वे सारे पैकेट रस्सी से बांधकर गहरे समुद्र में लटका देते हैं। तभी एक भयानक हादसा होता है। जेरी नाव पर होता है कि उसे नीचे से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत पानी में कूदता है। नीचे जाकर वह देखता है कि एक शार्क ने अमांडा पर हमला कर दिया है। जेरी उसे जल्दी से ऊपर लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमांडा की सांसें रुक चुकी होती हैं। अस्पताल में डॉक्टर अमांडा को मृत घोषित कर देता है। डेरेक पूरी तरह टूट जाता है। कुछ ही देर बाद जेरी को फोन आता है प्रेम का। वह पूछता है कि उसका माल कहाँ है। जेरी बताता है कि हादसा हो गया और एक लड़की की मौत हो चुकी है। प्रेम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। जेरी अपनी कार स्टार्ट करता है और भाग निकलता है। एक जबरदस्त पीछा शुरू होता है। रास्ते में जेरी कार रोककर डेरेक से कहता है कि वह सैम को सुरक्षित घर छोड़ दे। इसके बाद जेरी अकेले सामने खड़ा होकर इंतजार करता है। जेरी प्रेम के आदमी फिन से मिलता है। इस बार जेरी के पास एक चाल होती है। वह फिन को एक गुप्त जगह पर ले जाता है जहां उसने सोने का खंजर और पुरानी घंटी छिपा रखी होती है। जेरी कहता है कि यह सब प्रेम के ड्रग्स से 10 गुना ज्यादा कीमती है। अगर फिन उसका साथ दे तो सब उसका हो सकता है। फिन लालच में आ जाता है और जेरी से हाथ मिला लेता है। जब वे प्रेम की बोट पर पहुंचते हैं
तो वहाँ पहले ही कई लाशें पड़ी होती हैं। तभी जॉर्ज सामने आता है। उसके हाथ खून से सने होते हैं। वह बताता है कि प्रेम उसे धोखा देना चाहता था, इसलिए उसने सबको मार दिया। जॉर्ज जेरी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी चतुराई से समुद्र में कूद जाता है। जॉर्ज अपने आदमियों को आदेश देता है कि जेरी को जिंदा या मुर्दा ढूंढो। जेरी छिपकर डेरेक के पास पहुंचता है और सैम के बारे में पूछता है। डेरेक बताता है कि उसने सैम को एक पुलिस अफसर के घर छोड़ा था। बाद में जेरी को पता चलता है कि वही पुलिस अफसर जॉर्ज के साथ मिला हुआ था और उसने सैम को जॉर्ज के हवाले कर दिया है। जॉर्ज फोन पर जेरी को धमकी देता है कि अगर उसने विमान में छिपे ड्रग्स की जगह नहीं बताई तो सैम को मार देगा। जेरी आखिरी दांव चलता है। वह कहता है कि सैम को छोड़ दो और वह पूरा खजाना जॉर्ज को दे देगा। वे उसी जगह जाते हैं। वहाँ जेरी पानी में कूदता है। जॉर्ज भी अपने आदमियों के साथ पीछे आता है। नीचे जॉर्ज को घंटी मिल जाती है और वह पूरी तरह यकीन कर लेता है कि खजाना यही है। उधर सैम खुद को आजाद कर लेती है। अंदर विमान में जॉर्ज का आदमी डेरेक पर हमला करता है, लेकिन जेरी उसे रोक देता है। अंत में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के जोरदार धमाके से पूरा विमान फट जाता है। जॉर्ज वहीं मारा जाता है। 6 हफ्ते बाद समुद्र शांत होता है। जेरी, डेरेक और सैम फिर से उसी जगह लौटते हैं। इस बार कानूनी तरीके से, नए सपने और नई शुरुआत के साथ। खजाने की खोज अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी बदलने की कहानी बन चुकी होती है। फिल्म यहीं खत्म होती है।